तो हम लोग इस समय इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी कर रहे हैं। आइए देखते हैं आगे जो इसमें बचा हुआ है। ठीक। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसमें समझने का प्रयास किया कि उपभोक्ता के व्यवहार को समझने के क्रम में ये बताया गया कि बजाय 8 10 या 20 वस्तुओं के बारे में सोचें या सेवाओं के बारे में सोचें, हम लोग ये इमेजिन करते हैं कि मार्केट में सिर्फ दो ही वस्तुएं हैं, X1 और X2। और फिर ये बताया गया कि अब इन दो वस्तुओं में किस वस्तु की कितनी मात्रा लेते हो उसको एक ओपन ब्रैकेट में रखा जाएगा, यानी कि लघु, उसको एक लघु कोष्ठक में रखा जाएगा, स्मॉल ब्रैकेट में। और अगर उसमें आपने कोई संख्या लिख दिया, अगर आपने उसमें कोई संख्या लिख दिया 5, 10, तो इसका मतलब है पहली वस्तु जो X1 है उसकी 5 यूनिट और दूसरी वस्तु जो X2 है उसकी 10 यूनिट का उपभोग किया गया है। और इस ब्रैकेट में जो चीजें रखी जाती हैं इसको उसने नाम दे दिया बेस्ट कॉम्बिनेशन। दिस इज नोन एज बेस्ट कॉम्बिनेशन, सर्वोत्तम संयोग। दिस इज नोन एज बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन। गॉट इट? नाउ सेकंड थिंग, जब बात आती है विश्लेषण करने की तो ये बताया गया कि गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण एक प्रक्रिया होती है जिसमें उपयोगिता, यहाँ पर एक चीज ये भी बताया गया है कि उपयोगिता शब्द का अर्थ जो है, उपयोगिता शब्द का जो अर्थ है, ये जो उपयोगिता लिखा गया है, इसका मतलब लगाया जाना चाहिए कितनी मात्रा में संतोष की प्राप्ति होगी अगर आप इसका उपभोग करते हैं। टू व्हाट एक्सटेंट, टू बाय व्हाट अमाउंट यू आर सेटिस्फाइड। यूटिलिटी इज नथिंग बट द एक्सटेंट यू गेट सेटिस्फाइड हैविंग यूज्ड ए पर्टिकुलर कमोडिटी, गुड्स आर सर्विसेज। किसी वस्तु या सेवा विशेष के प्रयोग से तुम्हें जिस मात्रा में, जिस अनुपात में संतुष्टि प्रदान होती है उसे उस वस्तु की उपयोगिता कहा जाता है। ज्यादा उपयोगी थी तो उसका उपभोग करने पर ज्यादा संतुष्टि प्राप्त होगी। ठीक। तो फिर एक चीज ये हो गई। फिर आपके पास जब यूटिलिटी का मतलब, उपयोगिता का तात्पर्य हो गया संतुष्टि के स्तर से, कोई कोई वस्तु जितनी उपयोगी है वो इतना ही संतोष प्रदान करेगी। तो किसी वस्तु की उपयोगिता उसकी संतुष्टि को बताता है। तो बात आई कि भाई साहब फिर ये बता दीजिए कुल उपयोगिता क्या है। बात आ गई टोटल यूटिलिटी क्या है। कुल उपयोगिता का तात्पर्य होता है कि उपयोगिता का मतलब किसी वस्तु से ही संबंधित है। वस्तु कहें तो सेवा भी समझ लिया करिए, ठीक है। ऐसी चीज जिसके बदले में आपने पैसा दिया है तब प्राप्त हुआ है। तो कुल उपयोगिता का मतलब कुल संतुष्टि। अगर मैं तुमसे कहूं कुल संतुष्टि क्या है, परिभाषित करें, तो आपको ये कहना होगा कि देखिए भाई साहब, एक वस्तु की एक निश्चित मात्रा से प्राप्त संतुष्टि का योग है। क्योंकि निश्चित मात्रा कह दिया तो ये माना जाता है कि 1 यूनिट से ज्यादा तो उपयोग किया ही गया होगा। मैंने संदर्भ दिया था रोटी का। चावल की बात करें तो 1 ग्राम से ज्यादा चावल उपयोग किया गया, या 100 ग्राम से ज्यादा चावल उपयोग किया गया। तो मान लो कोई व्यक्ति 150 ग्राम चावल खाता है तो पहले 50 ग्राम चावल खाने पर उसको ज्यादा संतुष्टि मिलेगी। अगला 50 ग्राम फिर खाएगा तो अब उतनी नहीं मिलेगी जितना पहले 50 ग्राम में थी। तो जो वैल्यू आप असाइन करते हो, गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण मेथड जो बताया गया इकोनॉमिक्स में, वो बताता है कि वी कैन रिप्रेजेंट आवर सेटिस्फैक्शन
Rather, we should say we can represent our level of satisfaction quantitatively. It means we can assign a particular numerical value for the level of satisfaction. हम जिस स्तर की संतुष्टि प्राप्त करते हैं उसको व्यक्त करने के लिए हम कुछ संख्या का प्रयोग कर सकते हैं, तो उसको गणनावाचक, गणना माने गिनना और वाचक माने बोलना, यानी कि बता सकते हैं, गिन के बता सकते हैं। तो कहने का मतलब है ये पहली लाइन लिखी गई, जरा ऊपर देखिएगा। कह रहे हैं कि भाई यह कमीज मुझे यह कमीज मुझे 50 इकाई उपयोगिता प्रदान करती है। यानी इस कमीज का उपभोग करने पर, यानी पहनने पर, उपयोग करने पर मुझे 50 इकाई संतोष प्राप्त होता है। क्लियर हो रहा है कुछ? तो फिर कह रहे हैं भाई आगे चर्चा करने से पहले यह उपयोगी होगा कि हम उपयोगिता के दो महत्वपूर्ण मापों को समझें। यानी अब आगे चैप्टर में, इकोनॉमिक्स में, उपयोगिता यूटिलिटी जो होती है, संतुष्टि जो होती है, उसको दो तरीके से नापा जाएगा। एक का नाम दिया गया है कुल उपयोगिता, TU, दैट इज टोटल यूटिलिटी, एंड अनदर वन इज मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता। तो पहले समझते हैं कुल उपयोगिता क्या है। ध्यान से सुनिएगा, अभी मैं पूछूंगा भी दोनों परिभाषाओं को, तो जरा कुछ बताने का प्रयास करना है, ठीक है? इसलिए कायदे से समझ लीजिए। तो उपयोगिता का भाव संतुष्टि से होता है। तो कुल उपयोगिता, तो किस चीज की उपयोगिता? किसी वस्तु की उपयोगिता। तो कह रहे हैं भाई देखो, हाँ, कुल उपयोगिता एक वस्तु की, यानी उपयोगिता तो वस्तु की ही होगी, एक निश्चित मात्रा, यानी कि उसकी कोई मात्रा होगी निश्चित जिससे संतुष्टि प्राप्त होती है, से प्राप्त उपयोगिता का योग है। ठीक है भाई? तो कहने का मतलब जो किसी वस्तु की दी गई मात्रा को उपयोग करने से प्राप्त होती है, यानी कि आपने मेरे सामने 1 दर्जन केले रखे और मैं मान लो भूखा हूं, तो बहुत भूखा हूं मैं, तो पहला जब बनाना मैं यूज करूंगा, कंज्यूम करूंगा, उपभोग करूंगा, तो जो संतुष्टि प्राप्त होगी, जो, समझ गए, वो दूसरे की तुलना में ज्यादा होगी। दूसरे को यूज करने पर जो संतोष प्राप्त होगा, क्योंकि पहला यूज कर चुका हूं, अब दूसरा यूज कर रहा हूं, कम होगा। तीसरे वाला और कम संतुष्टि देगा। पांचवें छठवें तक मैं हो सकता है कह दूं भाई बस मेरा काम हो गया, अब मैं नहीं खाऊंगा। ठीक है? तो कह रहे हैं कि अब तुम हमसे पूछोगे कि भाई ज्ञानेन्द्र जी बताइए कि कुल उपयोगिता क्या है इस प्रक्रिया के दौरान आपकी, यानी कुल संतुष्टि क्या है? तो मैं कहूंगा एक वस्तु, एक निश्चित मात्रा यानी 5 केले की मात्रा से प्राप्त संतुष्टि का योग है मेरी कुल उपयोगिता। समझ गए? केले की कुल उपयोगिता मेरी केस में क्या है? केले की 5 केले की उपयोग से प्राप्त कुल उपयोगिता का योग है। ठीक है भाई? कुछ क्लियर हुआ? वही स्टूडेंट बोले हाँ या ना। अब एक अंतिम स्टेटमेंट है, जनरलाइज किया गया आइडिया को। TUN वस्तु X की N इकाइयों के उपभोग से प्राप्त कुल उपयोगिता होती है। ठीक है? अब कुल उपयोगिता के बाद अगला टॉपिक आता है सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी। ये थोड़ा टेक्निकल है। कह रहे हैं भाई देखो, सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में वह परिवर्तन है जो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए 4 केलों से हमें 28 इकाई कुल उपयोगिता प्राप्त होती है, और 5 केलों से कुल उपयोगिता या कुल संतुष्टि 30 इकाई मिलती है। इकाई है मेजरमेंट। भाई संतुष्टि को किलोग्राम, लीटर, मीटर में तो नाप नहीं सकते, तो 30 यूनिट बोल दिया। तो कह रहे हैं कि स्पष्ट है कि 5वें केले के उपभोग से कुल उपयोगिता 2 इकाई बढ़ गई, यानी पहले 28 थी 4 यूनिट केले से, अब हो गई 30, तो 2 यूनिट बढ़ गई। यानी 30 में से 28 घटाया तो 2 यूनिट बढ़ी। इसलिए 5वें केले की सीमांत उपयोगिता 2 इकाई है। यहां तक समझ में आया? बोलिए। सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फिफ्थ बनाना इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ 5 बनानास माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ 4 बनानास। तो 30 माइनस 28 विल गेट यू 2। अब चलो, यहां तक ये हो गया बेटा।
अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। कर्व दिया गया है। इस नियम को याद करना है। क्या? क्या? ह्रासमान उपयोगिता नियम, यानी ह्रासमान संतुष्टि नियम। यानी जैसे जैसे किसी वस्तु की मात्रा का उपभोग आप बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे संतुष्टि जो है कम प्राप्त होती जाएगी। ठीक है। तो कह रहा है जैसे जैसे अन्य वस्तुओं के उपयोग को स्थिर रखते हुए, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ते हो साधारण ताप और आदर्श ताप और दाब पर, या साधारण ताप और दाब पर, तो वैसे इसमें कह रहा है जैसे जैसे अन्य वस्तुओं के उपयोग को स्थिर रखते हुए किसी वस्तु के उपभोग को बढ़ाया जाता है, वस्तु की हर अगली इकाई के उपभोग से प्राप्त सीमांत उपयोगिता गिरती जाती है। ठीक है। समझ गए? तो ये जो ग्राफ बनाया गया है इसका डाउन ट्रेंड हो रहा है। देखिए मतलब ग्राफ में उपयोगिता का स्तर गिरता हुआ जा रहा है जैसे जैसे मात्रा बढ़ाई जाती जा रही है। ठीक है। अब इसमें एक चीज बता रहे हैं कि ग्राफ, ये जो टेबल दिया गया है इसने बताया कि एक इकाई किसी वस्तु को की कुल उपयोगिता 12 थी, तो सीमांत उपयोगिता भी 12 हो गई। 2 इकाई जब आपने खर्च किया, उसकी उपभोग किया, तो 18 हो गई। यानी आपसे पूछा गया कितना संतुष्टि हुआ, तुमने कहा 12 हुई थी पहले पे, अगर तो ये 18 मान लीजिए। 10 मिनट। हेलो। सर क्लास में अभी फोन करें? ठीक है, ठीक है। जी। तो फिर देखो बेटा, एक इकाई का जो कुल उपयोगिता थी वो 12 यूनिट थी। और तो उसकी सीमांत उपयोगिता क्या है? अब अतिरिक्त उपयोग कर नहीं रहे, तो जो कुल उपयोगिता थी वही इसकी सीमांत उपयोगिता होगी। लेकिन जब 2 इकाई का प्रयोग किया तो 18 हो गई कुल उपयोगिता। अब आप हमसे अगर पूछते हैं कि 2 इकाई के उपभोग में सीमांत उपयोगिता क्या है, तो मैं कहूंगा कि भाई ऐसा है कि वस्तु के उपभोग की मात्रा में वृद्धि तो गिरती हुई जाती है। तो पहले जो है 12 था, अब 6 हो गया। ठीक है। सीमांत उपयोगिता क्या हो गई? 6। 3 केले में 4, 4 में 4, ऐसे अंत में गिरते हुए जा रहे, फिर माइनस होते जा रहे हैं। यानी अब आप जो है नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हो उपभोग, अब आप नहीं कर पा रहे हैं। तो कह रहा है भाई देखो, ह्रासमान उपयोगिता नियम यह बताता है कि जैसे जैसे वस्तुओं के उपभोग की मात्रा आप बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे संतुष्टि का स्तर गिरता जाता है। ठीक है। यानी पहले की तुलना में अब कम संतोष प्राप्त होगा, और एक स्थिति ऐसी आएगी जब संतुष्टि का स्तर शून्य हो जाएगा। यानी उपयोगिता या संतुष्टि क्या हो गई? शून्य। यानी आपने कहा आपने जबरदस्ती हमको एक केले और खिला दिए, हमको उसकी जरूरत नहीं थी, तो इससे मुझे मुझे जीरो संतुष्टि हुई, जीरो सेटिस्फैक्शन हुआ। तो एमयू, मार्जिनल यूटिलिटी, उस बिंदु पर शून्य हो जाती है जब टोटल यूटिलिटी स्थिर रहता है। यानी कि दिए गए उदाहरण में 5वीं इकाई के बारे में बता रहा है। ये देखो, 5वीं इकाई का उपभोग जब किया तो 24 पहले थी चौथी पर, और 5वीं में भी 24 है। तो यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी जो है जीरो हो गई, यानी ये जो केला आपने खिलाया अनावश्यक, इसका कोई यूज नहीं था। तो ये हो गया सीमांत ह्रासमान उपयोगिता नियम, ह्रासमान उपयोगिता नियम। तो अब ये क्या कहता है? जैसे जैसे अन्य वस्तुओं के उपभोग को उपयोग को स्थिर रखते हुए किसी वस्तु के उपभोग को बढ़ाया जाता है, वस्तु की हर अगली इकाई के उपभोग से प्राप्त सीमांत उपयोगिता गिरती जाती है। ठीक है भाई। अब बेटा आते हैं दूसरी चीज पर। एकल वस्तु की दशा में मांग वक्र की उत्पत्ति। एकल वस्तु की दशा में मांग वक्र की उत्पत्ति, ह्रासमान उपयोगिता नियम को समझने के लिए एक उदाहरण दे रहा है, समझा रहा है। फैक्ट है, तथ्य है कि एकल वस्तु यानी सिंगल ऑब्जेक्ट को यूज करते हो, सिंगल गुड्स को, किसी वस्तु के मांग वक्र का गणनावाचक विश्लेषण के द्वारा बनाया जा सकता है।
किसी वस्तु के माग वक्र को गणनावाचक विश्लेषण द्वारा बनाया जा सकता है। यानी आपको बताना पड़ेगा संख्यात्मक रूप से कितनी संतुष्टि आपको प्राप्त हुई, तो आप बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? माग वक्र। माग वक्र। माग वक्र में क्या होता है? एक ऊपर कीमत होती है, नीचे मात्रा होती है। तो कह रहे हैं भाई देखो, वस्तु की मात्रा जिसे एक उपभोक्ता दिए गए वस्तु मूल्यों और आय पर खरीदने के लिए इच्छुक एवं समर्थ है। ठीक है। वो यानी कि वस्तु की वह मात्रा जिसे एक उपभोक्ता दिए गए वस्तु मूल्यों, यानी जिस वस्तु को चाहता है उसका मूल्य जो है वस्तु मूल्यों और आय पर, अपनी क्षमता पर खरीदने के लिए इच्छुक एवं समर्थ है, को उस वस्तु की मांग कहते हैं। किसी वस्तु की मांग किस बात पर निर्भर करती है? उसके मूल्य पर और व्यक्ति की खरीदने की क्षमता पर। ठीक है भाई। अच्छा। वस्तु एक्स की मांग, कोई वस्तु है एक्स, मान लो कार है, की मांग एक्स वस्तु की स्वयं की कीमत के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं की कीमतों, यानी कि प्रतिस्थापन एवं पूरक वस्तुएं 2.4 देखें। अब ये जो है 2.4 की ओर रेफर कर रहा है। ये फिगर 2.2 है, और ये है 2.3, और ये है 2.3, ये है 2.4। ठीक है। अभी आगे आते हैं तब क्लियर होगा। हम्म। हाँ, तो कह रहे हैं उपभोक्ता की रुचियों और वरीयता जैसे कारकों पर निर्भर करती है। यानी किसी भी वस्तु की जो डिमांड होती है, मांग होती है, वह उस वस्तु की अपनी कीमत के अलावा अन्य वस्तुओं की कीमतों, क्योंकि एक व्यक्ति को कई चीजें खरीदनी होती हैं, उपभोक्ता का जो टेस्ट है, रुचि है उस पर, और वरीयता यानी कि प्रेफरेंस क्या दे रहा है। वरीयता यानी जो वस्तु खरीदना चाहता है उससे ज्यादा वरीयता में कोई वस्तु है उसके समझ में, अगर है तो पहले उसी को खरीदेगा। ठीक है। और अन्य कारकों पर निर्भर करती है। मांग वक्र एक वस्तु की विभिन्न कीमतों पर मांगे जाने वाली मात्राओं की रेखीय प्रस्तुति है। ये परिभाषा आ गई डिमांड कर्व की। मांग वक्र क्या है? एक वस्तु की विभिन्न कीमतों पर मांगे जाने वाली मात्राओं की रेखीय प्रस्तुति है। यानी अगर मैं कह दूं कि टाटा कंपनी की जो नेक्सॉन मॉडल है कार की, उसकी कीमत पिछले 5 6 साल 7 साल से गाड़ी चल रही मार्केट में, तो पहले जो कीमत थी अब तो है नहीं। फीचर्स बढ़ाते हैं, कीमत बढ़ाते जाते हैं, फिर उनको कीमत बढ़ाना होता है, फीचर भी बढ़ा देते हैं, क्या करें। ठीक है। तो अब उसमें क्या होता है कि अगर आप एक ग्राफ बनाएं जिसमें एक्स एक्सिस पर यानी कि नीचे आप जो है उसकी मात्रा लिख दें, ऊपर लिख दें कीमत, इतने कीमत पर इतना बिकी, इतनी कीमत पर इतनी बिकी, तो फिर आपके सामने जो रेखा चित्र प्रस्तुत होगा उसको मांग वक्र कहा जाएगा। ठीक है। तो जो एक उपभोक्ता किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर खरीदने के लिए इच्छुक है, अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमतों को और उपभोक्ता की आय को स्थिर रखते हुए। अब ये माना जाता है कि भाई उसकी इनकम को स्थिर रख दीजिए, अगर उसकी इनकम भी घट बढ़ रही है तो निर्णय नहीं ले पाएंगे, इसलिए ऐसा कहा जाता है। अब यहाँ पर रेखा चित्र 2.2 की चर्चा हो रही है। कह रहे हैं कि एक व्यक्ति का वस्तु एक्स के लिए विभिन्न कीमतों पर उसके काल्पनिक मांग वक्र को प्रदर्शित करता है। मात्राओं को क्षैतिज अक्ष पर तथा कीमतों को ऊर्ध्वाधर अक्ष पर दिखाया गया है। यानी कि ये होता है अक्ष। अब निर्देशांक ज्यामिति है, तो इसको ओरिजिन कहते हैं, यानी ये वैल्यू होती है 0, यहां से शुरू होती है यात्रा। इधर आपने रख दिया भाई प्राइसेस, प्राइस, और इधर रख दिया एम, यहाँ पर आप रखेंगे मात्रा, अमाउंट, कितना आपने मात्रा लिया, किस वजन में लिया, या कितनी संख्या में लिया। तो कह रहे हैं भाई, अब वहां पर स्केल लगा दिया इसने 10, 10 बना दिया स्केल।
बनाने के बाद कह रहे हैं कि इसमें देखा गया है कि ये ट्रेंड ट्रेंड प्राप्त होता है, ऐसे जाता है ग्राफ। ठीक है, यानी कि टेक वाई एक्सिस से सटते हुए एक्स एक्सिस पे टच करता है, ऐसे करके, ऐसे, समझ गए? तो ऐसे करके ग्राफ जाएगा। तो ये जो है, अब इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसमें इंटरसेक्शन नहीं दिखाया है। तो कह रहा है कि नीचे की ओर ढलवां मार्ग वक्र प्रदर्शित करता है कि नीचे मूल्यों पर एक व्यक्ति, जैसे ये जो ढलान है, ये जो डाउन टेंडेंसी है कर्व की, नीचे की ओर आ रहा है। तो कह रहे हैं कि यह ढलवां मार्ग वक्र प्रदर्शित करता है कि नीचे मूल्यों पर एक व्यक्ति, यानी ज्यादा मूल्यों पर एक व्यक्ति एक्स वस्तु की अधिक मात्रा खरीदने को इच्छुक है, तथा ऊंचे मूल्यों पर वह वस्तु की कीमत तथा मांगे जाने वाली मात्रा के बीच ऋणात्मक संबंध है। इसे मांग का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? मांग का नियम। देखो भाई, ये है वाई एक्सिस, ये है प्राइस, ये है तुम्हारी मात्रा, अमाउंट। अगर बेटा किसी चीज का दाम यहां पे है, तो इस लाइन को आगे बढ़ा दो, तो दाम कम है, तो पता लगा सामान ज्यादा खरीद रहा है। ये क्या है? मात्रा है। कम मात्रा है, ज्यादा मात्रा है, मान लो यहाँ खरीदा, पॉइंट ये बना। ठीक है, फिर आपने दाम बढ़ा दिया, दाम इतना कर दिया, तो दाम इतना कर दिया तो मात्रा कुछ कम हो गई। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे वस्तुओं की दाम बढ़ती है, अगर कारक स्थिर हैं, यानी अन्य वस्तुओं की कीमतें नहीं घट बढ़ रही हैं और आपकी आय भी स्थिर है, तो किसी एक वस्तु की कीमत में अगर गिरावट होती है तो आप उसको ज्यादा खरीदते हैं। जैसे अभी सब्जी का सीजन है, तो मान लीजिए आप मटर की बात करें, पी के, तो मटर में पता लगा कि जब 250 रुपये किलोग्राम है, तो आदमी कम खरीदेगा। जब 50 रुपये किलोग्राम हो जाएगा, तो वही आदमी ज्यादा खरीदने लगेगा। तो मांग का नियम इसी को कहते हैं, क्या? कि अधिक मात्रा खरीदने को इच्छुक है जब दाम कम होता है, और ऊंचे मूल्यों पर वह वस्तु की कीमत तथा मांगे जाने वाली मात्रा के बीच ऋणात्मक संबंध है। यानी ऊंचा मूल्य हो गया, दाम बढ़ाया तो डिमांड कम हो गई, दाम गिराया तो डिमांड बढ़ गई। समझ गए? ये चीज इसमें बताया है। अब बात आती है कि भाई ये जो ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम है, बताता क्या है? तो कह रहे हैं, देखो, नीचे की ओर ढलवां मार्ग वक्र की स्पष्टीकरण ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के विचार पर आधारित है। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम बताता है कि वस्तु की प्रत्येक अगली इकाई कम सीमांत उपयोगिता प्रदान करती है। दो नियम पढ़ा आपने, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम। तो ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम का मतलब होता है भाई कि वस्तु की प्रत्येक अगली इकाई, अब जहां सीमांत आ जाए तो वहां कहना शुरू कर दिया करो कि वस्तु की प्रत्येक अगली इकाई। ठीक है, वस्तु की प्रत्येक अगली इकाई कम सीमांत उपयोगिता प्रदान करती है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अगली इकाई के लिए उतना देने के लिए इच्छुक नहीं होगा, और इसी कारण मांग वक्र नीचे की ओर ढलवां वक्र होता है। एक्स वस्तु की ₹40 प्रति इकाई कीमत पर व्यक्ति की एक्स वस्तु की 5 इकाइयों की मांग थी। वस्तु की छठवीं इकाई पांचवी इकाई से कम महत्व की होगी। व्यक्ति छठी इकाई को तभी खरीदेगा जब कीमत 40 से नीचे गिर जाए। मान लीजिए आपको डिमांड किसी चीज की, आपके पास 5 यूनिट की है, कीमत उसकी 40 रुपए प्रति यूनिट है, पर यूनिट है। अब आप जो है छठी यूनिट तभी खरीदेंगे जब वो 40 से सस्ता मिलेगा, क्योंकि आपका काम चल गया 5 यूनिट में। अब छठी यूनिट के लिए क्यों 40 रुपए फेंकेंगे? हाँ, लेकिन सामने वाला कह दे भैया ले लीजिए, हम इसको 35 रुपए लगा देंगे, तो हो सकता है आप ले लें। ठीक। तो व्यक्ति छठी इकाई को तभी खरीदेगा जब कीमत 40 से कम हो। अतः ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम यह स्पष्ट करता है कि मांग वक्रों का ऋणात्मक दाम क्यों होता है। मांग वक्रों का ऋणात्मक दाम क्यों होता है? दाम बढ़ने से कीमत घटती है, वस्तुओं की मात्रा घटती है, और दाम गिरने से मतलब कि उसका मात्रा ज्यादा खरीदा जाता है। अब बात आती है क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण। इसको कायदे से पढ़िएगा, हम फिर से एक बार रिवाइज करा देंगे जब चैप्टर खत्म हो जाएगा। आधे घंटे के एक लेक्चर और दे देंगे, लेकिन अभी इसको आप पढ़िए कायदे से। अब अगला टॉपिक है बेटा क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण। तो गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण समझने में सरल है।
लेकिन उपयोगिता का संख्याओं के रूप में परिमाणन इसका एक बड़ा दोष है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? हाउ कम टू नो दैट विच न्यूमेरिकल वैल्यू शुड बी असाइंड फॉर ए पर्टिकुलर यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी। किसी वस्तु के उपभोग करने से जो उपयोगिता प्राप्त होती है, वह सांख्यिक मान क्या रखा जाए, इसका कोई नियम नहीं। इसका यही सबसे बड़ा दोष है। अंदाज के आप बोलते हैं, ठीक है, कि 4 केले खाने से मेरी मुझे कुल उपयोगिता 28 इकाई मिली, 5 केले खाने से 30 इकाई मिली। तो 5वें केले की सीमांत उपयोगिता क्या है? 5 केले की कुल उपयोगिता ऋण 4 केले की कुल उपयोगिता, यानी 30 ऋण 28, यानी कि 2 इकाई। वास्तविक जीवन में हम उपयोगिता को संख्याओं के रूप में कभी व्यक्त नहीं करते। अधिक से अधिक हम कम या अधिक उपयोगिता के आधार पर क्रम दे सकते हैं। दूसरे शब्दों में, उपभोक्ता उपयोगिता को संख्याओं में नहीं मापता है, यद्यपि वह विभिन्न उपभोक्ता बंडलों को क्रम देता है। यानी कि वो तय तो करता है कि मुझे कितनी यूनिट किसकी लेनी है, लेकिन उसके मन में कोई ये संख्यात्मक पक्ष नहीं रहता है कि हम, क्योंकि हमको इतनी सेटिस्फैक्शन इससे मिलेगा इसलिए इसकी इतनी यूनिट लेते हैं। ऐसा नहीं होता है। तो कह रहा है कि दूसरे शब्दों में, उपभोक्ता उपयोगिता को संख्याओं में नहीं मापता, यद्यपि वह विभिन्न उपभोक्ता बंडलों को क्रम देता है। क्रम देता है यानी किस ऑर्डर में क्या रखना है, पहले कौन लेना है। यही क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण प्रसंग का प्रारंभिक बिंदु है। अब बंडलों के सेट में एक उपभोक्ता के अभिमानों को चित्र द्वारा भी प्रदर्शित किया जा सकता है। और वो कह रहा है कि हम पहले भी देख चुके हैं कि एक उपभोक्ता का उपलब्ध बंडलों को एक द्वितीय चित्र द्वारा दिखाया जा सकता है। बिंदुओं जो उपभोक्ता का समान उपयोगिता है प्रदान करने वाले बंडलों का प्रतिनिधित्व करते हैं, को रेखा चित्र 2.3 में दिखाए गए वक्र को प्राप्त करने के लिए सामान्यतः जोड़ा जा सकता है। ये देखिए, आय और केला। आय जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, आय जैसे आपकी बढ़ती जा रही है, अब इसमें क्या हो रहा है, कह रहा है कि एक अनाधिमान वक्र पर सभी बिंदु जैसे ABCD। अनाधिमान मतलब जो वक्र आप बनाते हो, ठीक है, उसी वक्र को अनाधिमान वक्र कहा जा रहा है यहाँ पर। तो उस पे कुछ बिंदु आपने ले लिया ABCD, तो उपभोक्ता को समान स्तर का संतोष प्रदान करते हैं। A, B, C और D, ठीक है। यानी जितनी आय थी उतना उसने मैक्सिमम पे खरीदा है। तो फिर यह स्पष्ट है कि जब उपभोक्ता को एक और केला प्राप्त होता है तो उसको कुछ आमों का त्याग करना पड़ता है। यानी यहाँ पर आम और केले को लेकर हम लोग चले थे ना कल, X1 X2। X1 केला था और X2 आम था। तो कह रहा है कि जब उपभोक्ता को एक और केला प्राप्त होता है तो उसको कुछ आमों का त्याग करना पड़ता है ताकि उसकी उपयोगिता का स्तर वही रहे और वह उसी अनधिमान वक्र पर रहे। एक अतिरिक्त केला प्राप्त करने के लिए कुल उपयोगिता का स्तर समान रहते हुए आमों की वह मात्रा, ध्यान देना भाई, एक, इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूं, इसको ध्यान समझिए। एक अतिरिक्त केला प्राप्त करने के लिए कुल उपयोगिता का स्तर समान रहते हुए आमों की वह मात्रा जिसका उपभोक्ता को त्याग करना पड़ता है, सीमांत प्रतिस्थापन दर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बेटा? MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है भाई। तो दूसरे शब्दों में, तो क्या समझ में आया? सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या है? प्रतिस्थापन दर मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, केले की मात्रा किसी दो वस्तुओं में से एक वस्तु की ज्यादा मात्रा प्राप्त करने के लिए दूसरी की मात्रा को घटा दिया, यानी कि सेक्रीफाइस कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, उसकी यूनिट को सब्स्टिट्यूट कर दिया। आम को केले से प्रतिस्थापित कर दिया, यानी आम पहले 5 खरीदते थे, अब केला बढ़ा, 2 बढ़ा दिए तो एक आम कम कर दिए। तो कह रहे हैं भैया, एक अतिरिक्त केला प्राप्त करने के लिए कुल उपयोगिता का स्तर समान रहते हुए आमों की वह मात्रा जिसका उपभोक्ता को त्याग करना पड़ता है, सीमांत प्रतिस्थापन दर कहते हैं। दूसरे शब्दों में, MRS सरल रूप में वह दर है जिस पर उपभोक्ता आमों के स्थान पर केलों को प्रतिस्थापित करेगा।
ताकि उसकी उपयोगिता समान रहे। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू मॉड डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स की पावर 3 है। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा है। बस ठीक है। ठीक है बेटा। तो ये हो गया फार्मूला, इसकी जरूरत आपको नहीं है, ये तो ट्रू एकेडमिक चीज है। ट्रू एकेडमिक चीज है, इसकी जरूरत आपको नहीं है। ठीक है। आइए देखते हैं अगला जो इसमें टॉपिक है हमारे आपके काम का। ये एकेडमिक सेंस में है पूर्णतः, तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी नहीं है, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ कुछ चीजों को। जैसे अनधिमान वक्रों के लक्षण अथवा विशेषताएं, तो ना तो ये वक्र आपके एग्जाम में बनाना है आपको, ना ऐसा कोई क्वेश्चन आया है अब तक। ठीक है। इसलिए मैं इस टॉपिक को स्किप करके आता हूं, उपभोक्ता का बजट। इसको जरा हम लोग पढ़ते हैं। अब ये पूरा चैप्टर ही टेक्निकल रहेगा, तो इसमें ये उम्मीद न रखिएगा कि कोई ऐसी चीज पढ़ेंगे जो कि बहुत आसान होगी। थोड़ा सा इसमें टेंशन होगा आपको, ठीक है भाई। तो इसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहिए। सिस्टम चयन। अब हम लोग डिमांड पढ़ते हैं। चलिए, डिमांड के बारे में अ, कह रहे हैं कि पूर्व खंड में हमने उपभोक्ता की चयन समस्या को पढ़ा तथा वस्तुओं की कीमतों, उपभोक्ता की आय और उसके अधिमानों की दी हुई स्थिति में उपभोक्ता के इष्टतम बंडल की व्युत्पत्ति को हमने देखा कि वस्तु की मात्रा जिसका चयन उपभोक्ता इष्टतम रूप में करता है, वस्तु की अपनी कीमत अन्य कारकों, वस्तुओं की अपनी कीमत अन्य वस्तुओं की कीमतों, उपभोक्ता की आय, उसकी रुचि तथा अधिमानों पर निर्भर करता है। सही है। किसी वस्तु की मात्रा जो एक उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों, रुचियों एवं अनधिमानों की निश्चित रखते हुए खरीदने को तैयार है और क्षमता रखता है, को वस्तु की मांग कहते हैं। यानी कि अगर मैं कहूं कि वस्तु की मांग से क्या तात्पर्य है, तो अभी हम लोगों ने चर्चा किया था कि अन्य चीजों की कीमत को स्थिर रखते हुए, यानी अन्य जो कीमतें हैं वस्तुओं की उसको स्थिर रखते हुए और उपभोक्ता की आय को स्थिर मानते हुए, अगर जो उसकी रुचि है उसके अनुसार जिस मात्रा में कोई किसी चीज को खरीदने को तैयार होता है, उसकी अपनी जो क्षमता है, खरीदने को तैयार है और क्षमता रखता है यानी खरीद सकता है, उसी को उस वस्तु की मांग कहते हैं। यानी वस्तुओं की उस मात्रा को उसकी मांग कहते हैं। इनमें से एक या एक से अधिक परिवर्तों में परिवर्तन होता है, तो उपभोक्ता द्वारा चयनित वस्तु की मात्रा में भी परिवर्तन आने की संभावना हो जाती है। यहाँ परिवर्तन क्या है? यहाँ परिवर्तनों का मतलब यह है कि जैसे आपकी रुचि बदल गई, कीमतें घट बढ़ गई, आय आपकी गिर घट बढ़ गई, तो फिर आपको डिमांड चेंज करना पड़ेगा। हम्म। तो यहाँ हम इनमें से एक समय एक परिवर्त को बदलकर अध्ययन करते हैं कि कैसे उपभोक्ता द्वारा चयनित वस्तु की मात्रा उस परिवर्त से संबद्ध है। यानी एक कंपोनेंट को चेंज करके देखेंगे कि कैसे उपभोग की मात्रा निर्भर करती है परिवर्तों को बदलने पर, कैसे बदलती है। तो मांग वक्र तथा मांग का नियम। यदि दूसरी वस्तुओं की कीमत उपभोक्ता की आय तथा उसकी अभिरुचि और अधिमान अपरिवर्तित रहते हैं, यानी कि दूसरी वस्तुओं की कीमत सेट है, फिक्स है,
अनअल्टर्ड है, उपभोक्ता की इनकम फिक्स है, उसकी अभिरुचि यानी उसका जो एप्टीट्यूड है, टेस्ट है, वो नहीं बदला है, और अधिमान अपरिवर्तित रहते हैं, यानी कि अन्य फैक्टर्स जो हैं वो अपरिवर्तित रहते हैं। तो किसी वस्तु की मात्रा जिसका उपभोक्ता इष्टतम रूप से चयन करता है पूरी तरह से उसकी कीमत पर निर्भर हो जाती है। यानी अगर कोई फैक्टर नहीं बदल रहा है, सब कांस्टेंट है, वस्तुओं की, अन्य वस्तुओं की कीमतें नहीं बदल रही हैं, और उपभोक्ता की आय नहीं बदल रही है, उसकी रुचि नहीं बदल रही है, तो फिर सारा दारोमदार इस बात पर आ जाता है कि कीमत क्या है। ज्यादा कीमत कम मात्रा, ज्यादा मात्रा लेना है तो कम कीमत देना पड़ेगा, ठीक है। अब आइए जरा एक चीज देखते हैं। ये जो ग्राफ है, यहाँ पर एक टेक्निकल लैंग्वेज यूज की गई है। एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ पी। एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ पी, यानी कि एक्स क्या है, वस्तु है। तो किसी वस्तु, कह रहे हैं कि किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता का मांग फलन वस्तु की वह मात्रा दर्शाता है जब अन्य वस्तुओं के पूर्ववत रहने पर उपभोक्ता कीमत के विभिन्न स्तरों पर उसका चयन करता है। इसको, ये जो लिखा गया है ना, अलजेब्रा में पढ़ा जाता है, एक्स इज अ फंक्शन ऑफ पी। तो एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ पी। क्या पढ़ते हो इंग्लिश में इसको? एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ पी, यानी कि इसका भाव क्या है? एक्स इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस। एक्स इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस। एक्स इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस। तो ये चीज इसका मतलब है, यानी कि मात्रा जो वस्तुओं की है वो निर्भर करती है कि उसकी प्राइस कितनी है। ठीक है भाई। तो फिर ये चीज, इसी को टेक्निकली इसने दिखाया है। अब इसे ध्यान से देखो, यहाँ ये जो ग्राफ बना हुआ है, जैसे कोई चीज, ये एक पॉइंट है, इसको जरा कलर बदलते हैं। मान लो यह एक पॉइंट है, ये पॉइंट है ग्राफ पे। ये पॉइंट, इस पॉइंट पे जाने के लिए तुमको क्या करना पड़ा भाई? तुमको कुछ वस्तुएं खरीदनी पड़ी, कितनी? यहाँ पे ये जो वस्तु है ये खरीदना पड़ा, इस पॉइंट पे आपको आना पड़ा, तब आप इसके सीध में आओगे। ये लंब गिराया गया यहाँ पे, ये 90 डिग्री। और वाई एक्सिस जो कीमत है, यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पर दोनों चीजें होनी चाहिए। तो ये है लंब यहाँ का 90 डिग्री। तो यही दोनों जब कटेंगे तब ये बिंदु प्राप्त होगा। तो इस बिंदु में आपने देखा कि वस्तु आपने इतना ही खरीदा, कम मात्रा में खरीदा। क्यों? क्योंकि कीमत भैया ज्यादा थी, इतना रुपया देने पर इतनी वस्तु मिल रही थी, इसलिए आपको ये पॉइंट मिला। लेकिन एक मात्रा ये भी है, यहां तक आप आ गए, यानी आपने कितनी वस्तुएं खरीदी? यहां तक वस्तुएं खरीद डाली, इतनी मात्रा में। क्यों खरीदी? क्योंकि दाम भैया उसका ये था, ये दाम था, ये यहाँ पे दाम था। कम दाम था, दाम इतना था, तो वस्तुएं आपने इतना खरीदी। जब दाम इतना था, अधिक था, तो वस्तुएं आपने कम खरीदी। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो वही कह रहा है कि मांग वक्र तथा मांग का नियम। तो मांग का नियम क्या है? वस्तुओं की कीमत बढ़ने पर मांग कम हो जाती है, और वस्तुओं की कीमत बढ़ने पर मांग अ, वो कम हो जाती है, और वस्तुओं की कीमत घटने पर, गिरने पर मांग बढ़ जाती है, अगर अन्य कारक स्थिर हैं तो। अगर अन्य कारक स्थिर हैं तो उपभोक्ता की मांग इसकी कीमत के एक फलन के रूप में इस प्रकार लिखी जा सकती है। क्या लिखी जा सकती है? एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ पी, जहां एक्स मात्रा को इंगित करता है तथा पी वस्तु की कीमत इंगित करती है। फलन क्या है? कह रहे हैं किन्हीं दो परिवर्ती, परिवर्ती माने, यहाँ परिवर्ती का मतलब वेरिएबल्स से है, जो बदलते रहते हैं। एक्स और वाई के संबंध में विचार करें। वाई बराबर एफ ऑफ एक्स। अभी तो यार गणित हो जा रहा है। ये बताइए, जरा इसमें छात्र हमारे पास जो हैं इस समय आज की डेट में,
इसमें कितने लोगों ने गणित पढ़ा है इंटर में? कोई है ऐसा बच्चा इंटर में जो मैथमेटिक्स लिया हो? खुशबू जी, आपने क्या पढ़ा है बेटा? खुशबू, सुन पा रहे हो क्या? नम्रता, पूजा तिवारी, तुम तो बीएससी कर रही हो। यस सर। तुम तो बीएससी कर रही हो। तुमने तो गणित पढ़ा है, पढ़ भी रही हो। एग्जाम कब से है अवध यूनिवर्सिटी में? चल रहा है एग्जाम? राधिका पांडे जी, आपको ये फंक्शन समझ में आ रहा है? समझाएं इसको। यूज इसका नहीं है वैसे एग्जाम में, क्योंकि अब टॉपिक है तो मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। यूज इसका नहीं है एग्जाम में। ये टेक्निकल लोगों के लिए, जिनको मतलब जिनका इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है, उनको ये सब आना चाहिए। तो जल्दी से देखिए, फलन का मतलब है एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक्स की एक मात्रा डालने पर वाई की एक निश्चित मात्रा प्राप्त होती है। एक्स की वैल्यू बदलोगे तो वाई बदलेगा। ठीक है। तो और एक्स जो होता है उस पर वाई निर्भर करता है। पूरे गणित में जहां भी एक्स रहेगा, एक्स और वाई क्या है? ये चर राशियां हैं, बदलती रहती हैं। चर माने चलती फिरती रहती हैं। एक्स का अलग अलग मान हमेशा रहेगा, वाई का अलग अलग मान रहेगा। तो एक्स का जो मान रहेगा उसी पे वाई निर्भर करता है। क्योंकि वाई निर्भर करता है इसलिए इसको कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, और एक्स को कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी ये किसी पर निर्भर नहीं है। ठीक है। उदाहरण से समझिए, ज्यादा समझ पाएंगे। कह रहा है एक ऐसी स्थिति के संबंध में विचार करें जिसमें एक्स के मूल्य 0, 1, 2, 3 हो सकते हैं। एक्स कोई वस्तु है और मान लें उसके अनुरूप वाई के मूल्य क्रमशः 10, 15, 18 और 20 है। यहाँ फलन y बराबर एफ एक्स द्वारा y और x के बीच संबंध है, जिसे इस तरह परिभाषित किया जा सकता है। f(0) = 10, f(0) = 10, f(1) = 15। ठीक है। अब इसका व्याख्या क्या है? इसकी व्याख्या तो यहाँ नहीं दी गई, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्या होनी चाहिए इसकी व्याख्या। देखो, जब तुमने कहा कि अगर x का मूल्य 0 है तो उसके अनुकूल y का मूल्य 10 होगा। तो y बराबर एफ एक्स में x का मान 0 रखा, f(0) रखा, तो y की जगह पे 10 आएगा। यानी जब 0 प्राइस रखोगे x की तो y की 10 यूनिट आदमी खरीदेगा। जब 1 प्राइस होगी f की, x की, तो y की 15 यूनिट खरीदेगा। ऐसा समझो। ठीक है भाई। दूसरी स्थिति, दूसरा उदाहरण दे रहा है। x के मूल्य 0, 5, 10 और 20 हो सकते हैं। मान लीजिए उसके अनुरूप y के मूल्य क्रमशः 100, 90, 70 और 40 है। तो यही फलन उल्टा हो जाएगा, f(0) बराबर 100, f(10) बराबर 90। तो कह रहा है कि दो परिवर्तों के बीच के फलन संबंध को प्रायः बीजगणितीय रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। उदाहरणार्थ y बराबर 5 + x और y = 50 - x। यानी y और x में एक संबंध बना लिया जाता है। ठीक है। कि अगर y इतना है तो x कितना रहेगा, x इतना है तो y कितना रहेगा, तो एक सूत्र के रूप में भी दे दिया जाता है। ये सब फलन के बारे में बता रहे हैं, फंक्शन के बारे में। अब किसी फंक्शन का ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन बताया है, तो इसको हम लोग स्किप करते हैं, हमारे डायरेक्ट मतलब का नहीं है। एकदम एकेडमिक है ये सारी चीजें। ठीक है, फिर आप लोग बहुत बोर हो जाएंगे। हाँ, ये कॉन्सेप्ट सुन लीजिए। रैखिक मांग यानी कि लीनियर डिमांड, यानी कि ना डिमांड घट रही है ना बढ़ रही है, एक सीधी है डिमांड। तो कह रहे हैं कि को साधारणतः इस प्रकार दर्शाया जाता है। D(p) = a - bp। D(p). अब यहां पर फंक्शन की ही बात की जा रही है।
डीपी इज इक्वल टू ए माइनस बीपी, और पी का मान 0 से a/b के रूप में है, ये कंडीशन है। तो इसको, इस इनइक्वालिटी को जब आप सॉल्व करेंगे तो पी इज, कह रहा है कि डीपी इज इक्वल टू ए माइनस बीपी इज इक्वल टू 0। तो डीपी जीरो कब हो जाएगा? डीपी जीरो कब हो जाएगा? जब पी बड़ा होगा a/b से। पी बड़ा होगा a/b से। तो अब यहाँ पर अगेन मैटर जो है ज्यादा टेक्निकल हो रहा है, आगे बढ़ते हैं, इस पॉइंट पे आते हैं। क्योंकि मैं तो समझ रहा हूँ, आपको समझाऊंगा, शायद आप न समझ पाए उतना, क्योंकि ये मैथमेटिकल है, हाईली मैथमेटिकल है। ठीक है। अब जैसे डीपी बराबर 0 दिया गया है, तो अब यहाँ पर ये लिखा गया है a/b, a/b। तो जीरो कीमत जहां कह रहा है, जहां ए ऊर्ध्वस्तर, ऊर्ध्वस्तर अंतःखंड है, ऋण बी मार्ग वक्र की प्रवणता है। अब वक्र की प्रवणता का मतलब जो होता है ग्रेडियंट, तो वक्र, तो इसकी प्रवणता का मतलब ये होता है कि जो ये संबंध बना है ए माइनस बीपी, तो यहां से आप क्या करेंगे, इस संबंध में कह रहा है कि 0 से a/b के बीच में पी का मान रहेगा। 0 से a/b के बीच में पी का मान रहेगा। 0 उसकी मिनिमम वैल्यू है, 0 से नीचे नहीं जाएगा। तो 0 कीमत पर मांग ए है। 0 कीमत पर क्या है? मांग ए है। तथा a/b के बराबर कीमत पर मांग 0 है। मांग वक्र की प्रवणता उस दर की माप करती है जिस पर कीमत के संदर्भ में मांग में परिवर्तन हो जाती है। यानी वह दर जिसमें कीमत के संदर्भ में मांग में परिवर्तन हो जाती है, तो उसी को वक्र की प्रवणता दर मापती है। तो वस्तु की कीमत में 1 इकाई वृद्धि के लिए मांग b इकाई गिरती है। यानी कि किसी चीज का प्राइस जब बढ़ाते हो तो डिमांड गिरता है। तो कह रहे हैं कि वस्तु की कीमत में 1 इकाई की वृद्धि करते हैं, तो फिर मात्रा में b इकाई वस्तु गिर जाती है। ठीक है। रेखा चित्र 2.15 में रैखिक मांग वक्र को दर्शाया गया है। अच्छा, सामान्य और निम्न स्तरीय वस्तुएं, इसको आइए समझते हैं। तो मांग फलन यानी कि डिमांड फंक्शन, डिमांड फंक्शन उपभोक्ता की वस्तु के लिए मांग तथा उसकी कीमत के बीच का संबंध है। मांग किस पर निर्भर करती है? भाई, मांग निर्भर करती है कि उपभोक्ता की वस्तु के लिए मांग तथा इसकी कीमत के बीच में जो संबंध होता है, उसी को मांग फलन कहते हैं। जब अन्य वस्तुएं दी हुई हैं, किसी वस्तु की मांग तथा इसकी कीमत के बीच संबंध के अध्ययन के स्थान पर हम उपभोक्ता की किसी वस्तु के लिए मांग तथा उपभोक्ता की आय के संबंध का भी अध्ययन कर सकते हैं। सही कह रहे हैं। उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग बढ़ या घट सकती है। अब भाई, जैसे सोने की कीमत में वृद्धि हुई, उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर आपकी इनकम बढ़ी और सोने की कीमत भी बढ़ गई, लेकिन उतनी आपकी इनकम नहीं बढ़ी जितना सोने की कीमत में वृद्धि हुई, तो आप नहीं खरीद पाएंगे। वो एक विशेष दशा है। नहीं तो नियम है कि आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप सोना चांदी खरीदेंगे। तथा उपभोक्ता की आय के संबंध का भी अध्ययन कर सकते हैं। कह रहा है कि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग बढ़ या घट सकती है, और वह वस्तु के स्वरूप पर निर्भर करता है। अधिकतर वस्तु जिनका चयन उपभोक्ता करता है उसकी मात्रा में वृद्धि होती है जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है, तथा वस्तु की मात्रा में कमी आती है जब उपभोक्ता की आय में कमी आती है। यानी आप दैनिक जीवन से लेकर कभी कभार यूज करने वाले वस्तुओं सेवाओं में आपने देखा होगा कि आप मात्रा उसकी घटती बढ़ती रहती है। सेम परचेजिंग आप नहीं करते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर इनकम। ठीक है। इनकम कम हो गई तो आप परचेजिंग कम कर देंगे, क्योंकि आपके संसाधन कम हो गए हैं। ठीक है। कह रहा है कि अ, जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तथा वस्तु की मात्रा में कमी आती है जब उपभोक्ता की आय में कमी आती है, ऐसी वस्तुएं सामान्य वस्तुएं कहलाती हैं। तो इकोनॉमिक्स में सामान्य वस्तुएं क्या है बेटा? सिंपल गुड्स क्या है, जनरल गुड्स क्या है? वो ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनकी कीमत गिरने पर, वस्तु की, व्यक्ति की कीमत कम होने पर, मतलब इनकम कम होने पर, कीमत नहीं, उसकी इनकम कम होने पर, आय कम होने पर वो अपनी उपभोग को भी घटा देता है। तो ये चीजें कहाँ चलेंगी? सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में। सब्जी हुआ,
कपड़े हुए, ठीक है। लेकिन अगर दवा खरीदना है तो चाहे कीमत उसकी आय घट ही जाए, लेकिन वो उपभोग करेगा दवा का, ठीक है। आता है एक उपभोक्ता की मांग सामान्य वस्तु के लिए उसी दिशा में गति करती है जिस दिशा में उपभोक्ता की आय। लेकिन कुछ ऐसी भी वस्तुएं हैं जिनके लिए मांग उपभोक्ता की आय के विपरीत दिशा में जाती है। ऐसी वस्तुओं को निम्न स्तरीय वस्तुएं कहा जाता है। तो कह रहा है उपभोक्ता की आय जैसे जैसे बढ़ती है, निम्न स्तरीय वस्तुओं की मांग घटती जाती है, और आय जैसे जैसे घटती है, निम्न स्तरीय वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। निम्न स्तरीय वस्तुओं के उदाहरण है जैसे निम्न स्तरीय खाद्य पदार्थ, ठीक है भाई। निम्न स्तरीय खाद्य पदार्थ, मोटे अनाज। तो कुछ वस्तुएं किसी उपभोक्ता के लिए आय के कुछ स्तरों पर सामान्य वस्तु हो सकती है, तथा अन्य स्तरों पर निम्न स्तरीय वस्तु हो सकती है। भाई सबकी रेंज अलग अलग है। किसी के लिए जो है खाने पीने की वस्तुओं में कुछ वस्तुएं उसके लिए लग्जरी का आइटम हो सकती है। किसी के लिए उसकी परचेजिंग पावर बहुत ज्यादा है तो उसके लिए लग्जरी का आइटम नहीं है। बात समझ रहे हो? कुछ वस्तुएं किसी उपभोक्ता के लिए आय के कुछ स्तरों पर सामान्य वस्तु हो सकती है तथा अन्य स्तरों पर निम्न स्तरीय वस्तु हो सकती है। उपभोक्ता की आय यदि अत्यंत नीचे के स्तर पर है तो उसकी आय के बढ़ने पर निम्न कोटि के खाद्यान्नों के लिए उसकी मांग बढ़ जाएगी। लेकिन एक स्तर के बाद उपभोक्ता की आय यदि बढ़ जाती है तो ऐसे खाद्यान्नों के लिए उसकी मांग घट सकती है, जैसे ही वह बेहतर गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों को खरीदना प्रारंभ कर देता है। यानी जब आपकी इनकम थोड़ा सा बढ़ी तो जिस चीज को जिसकी क्वालिटी डिग्रेडेड भी थी, आप नहीं खरीद पाते थे अपनी मात्रा के अनुसार, इच्छा के अनुसार, तो इनकम बढ़ने पर पहले आप उसको खरीदेंगे, और फिर कुछ दिन बाद आप उसको न खरीद कर महंगी वस्तुएं लेने लगेंगे तो उसकी मांग गिर भी सकती है। कीमत बढ़ी आप मतलब आपकी इनकम बढ़ गई, लेकिन अब आप उसका कंजम्पशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि अब आपका लेवल ऊपर हो गया है, समझ गए? तो ये एक विषय है। हाँ भाई, कुछ समझ में आ रहा है कि मैं ही बड़बड़ा रहा हूँ? नम्रता सिंह, खुशबू, समझ पा रहे हैं आप लोग कुछ कि नहीं? लगता है ये माइक्रोफोन में दिक्कत है क्या आपकी? चलिए, अब मैं समझ के चल रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा है, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। तो अब कह रहे हैं कि भाई हम उपभोक्ता द्वारा, अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम उपभोक्ता द्वारा चुनी जाने वाली वस्तु की मात्रा तथा किसी संबद्ध वस्तु की कीमत के बीच संबंध का भी अध्ययन कर सकते हैं, संबंध का अध्ययन भी कर सकते हैं। कैसे? एक वस्तु की मात्रा जिसका चयन उपभोक्ता करता है किसी संबद्ध वस्तु की मूल्य में वृद्धि के साथ बढ़ सकती है, हैं? अथवा घट सकती है। ऐसा होना इस पर निर्भर करता है कि दोनों वस्तुएं स्थानापन्न है, स- अथवा एक दूसरे के पूरक है। भाई पूरक का मतलब कि एक साथ यूज की जाएंगी, बिना उनके वो नहीं चल पाएगा। जैसे पेन की कीमत बढ़ी तो रिफिल, रिफिल को उसके साथ रहना होगा, बिना रिफिल के पेन आप यूज करेंगे नहीं। जिन वस्तुओं का साथ साथ उपयोग किया जाता है उन्हें पूरक वस्तुएं कहा जाता है। यानी जो वस्तुएं साथ साथ में उपयोग में आती हैं उनको क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, पूरक वस्तुएं। जिन वस्तुओं का साथ साथ उपयोग किया जाता है उन्हें पूरक कहा जाता है। इनके उदाहरण है चाय तथा चीनी, जूते तथा मोजे यानी जुराब, कलम तथा स्याही आदि। क्योंकि चाय तथा चीनी एक साथ उपयोग में लाए जाते हैं, संभव है कि चीनी की कीमत वृद्धि चाय के लिए मांग घटाएगी तथा चीनी की कीमत में गिरावट संभवतः चाय की मांग को बढ़ाएगी। अन्य पूरकों के साथ भी ऐसा ही होता है। तो किसी वस्तु के लिए मांग की गति उसकी पूरक वस्तुओं कीमत के विपरीत दिशा में होती है, ये नियम है। सामान्यतः किसी वस्तु के लिए मांग की गति उसकी पूरक वस्तुओं की कीमत के विपरीत दिशा में होती है। यानी पूरक वस्तुओं, एक की कीमत बढ़ी तो दूसरे की वैल्यू घटा दी जाएगी, समझ गए? पूरकों के विपरीत चाय व कॉफी जैसे वस्तुओं का एक साथ उपयोग नहीं होता है। वास्तव में वे एक दूसरे के लिए स्थानापन्न होते हैं, क्योंकि चाय कॉफी का स्थानापन्न है। अतः यदि कॉफी की कीमतों में वृद्धि होती है तो उपभोक्ता चाय की ओर जा सकते हैं और इस प्रकार चाय का उपयोग संभवतः अधिक हो सकता है, ठीक है। दूसरी ओर यदि कॉफी की कीमत घटती है तो चाय का उपयोग संभवतः नीचे जा सकता है। साधारणतः
किसी वस्तु की मांग उसके स्थानापन्न वस्तु की कीमत की दिशा में गति करती है। ठीक है। तो मांग वक्र में शिफ्ट। तो मांग वक्र यह मानकर बनाया गया था कि उपभोक्ता की आय, अन्य वस्तुओं की कीमतें तथा उपभोक्ता का अधिमान दिया गया है। यदि इनमें से कोई वस्तु बदलती है तो मांग वक्र में किस प्रकार का परिवर्तन होता है। यानी कह रहा है कि अगर फैक्टर्स चेंज होते हैं तो मांग वक्र में क्या परिवर्तन होता है। तो कह रहे हैं भाई देखो। हाँ, ठीक। अन्य वस्तुओं की कीमतों और किसी उपभोक्ता के अधिमान दिए हुए होने पर यदि उसकी आय में वृद्धि होती है तो प्रत्येक कीमत पर वस्तु के लिए मांग में परिवर्तन होता है। और इस प्रकार मांग वक्र शिफ्ट हो जाता है। यानी अपने स्थान से हट के जो स्ट्रेट लाइन बनी हुई है वो शिफ्ट हो जाती है किसी दूसरी जगह पे। जैसे पहले चित्र में वो गाढ़ी स्ट्रेट लाइन ऊपर से जो नीचे आ रही है, यानी कि ये ओरिजिनल फिगर था, ये ओरिजिनल फिगर का स्ट्रेट लाइन था। अब वो शिफ्ट होकर कहाँ गई, यहाँ पे आ गई, इस वाले पे आ गई। समझ गए। तो कह रहे हैं कि भाई सामान्य वस्तुओं के लिए मांग वक्र का शिफ्ट दाईं ओर तथा निम्न स्तरीय वस्तुओं के लिए मांग वक्र का शिफ्ट बाईं ओर होता है। उपभोक्ता की आय और उसके अधिमान के दिए होने की स्थिति में यदि संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तब किसी वस्तु की कीमत के प्रत्येक स्तर पर उस वस्तु के लिए मांग में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार मांग वक्र शिफ्ट हो जाता है। यदि स्थानापन्न वस्तु की कीमत बढ़ती है तब मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट होता है। इसके विपरीत यदि पूरक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग वक्र बाईं ओर शिफ्ट होता है। ठीक है। ये लक्षण बता रहे थे, ध्यान दीजिएगा। हम्म। अब आइए हम लोग इसके आगे अगले पड़ाव पर चलते हैं। अब हमको देखना है कि मांग वक्र जो होता है, डिमांड कर्व, डिमांड कर्व हमको देखना है। तो अब डिमांड कर्व में क्या देखते हो कि भाई कीमत क्या थी और मात्रा क्या थी। तो कह रहा है कि जैसे कि हमने पहले देखा कि कोई उपभोक्ता किसी वस्तु की कितनी मात्रा का चयन करता है, यह वस्तु की कीमत अन्य वस्तुओं की कीमतें उपभोक्ता की आय तथा उसकी रुचियों पर निर्भर और अधिमानों पर निर्भर करती है। तो जो डिमांड फंक्शन है, वस्तु की मात्रा उसकी कीमत के बीच का उस समय का संबंध होता है जब अन्य वस्तुएं अपरिवर्तित रहती हैं। डिमांड कर्व यानी कि मांग वक्र डिमांड फंक्शन का ग्राफीय चित्रण होता है। मांग वक्र क्या होता है, मांग फलन का ग्राफीय चित्रण होता है। ऊंची कीमतों पर मांग कम होती है और कम कीमतों पर मांग अधिक होती है। कीमत में कोई भी परिवर्तन होने के फलस्वरूप मांग वक्र की दिशा में गति होती है। इसके विपरीत किन्हीं अन्य वस्तुओं में परिवर्तनों के फलस्वरूप मांग वक्र शिफ्ट हो जाता है। रेखा चित्र 2.17 में मांग वक्र की दिशा में गति और मांग वक्र के शिफ्ट को दर्शाया गया है। तो वो तो आपने देख ही लिया है। ये देखिए 2.16 है, उसमें इस चीज को बताया गया है। 2.17 में मांग वक्र की दिशा में गति और मांग वक्र के शिफ्ट को दर्शाया गया है। ये देखिए मात्रा बता रहे हैं। मांग वक्र की दिशा में गति और मांग वक्र का शिफ्ट पैनल ए, यानी जो चित्र ए है, रेखा चित्र 2.17 जो इस समय स्क्रीन पे है, उसमें जो ए पार्ट है, तो पैनल के नाम से बोलते हैं। पैनल ए मांग वक्र की दिशा में गति को चित्रित करता है और पैनल बी मांग वक्र के शिफ्ट को चित्रित करता है। ठीक है। चलिए, अब आती है बात मार्केट डिमांड, बाजार मांग। पूर्व खंड में हमने किसी उपभोक्ता की चयन की समस्या का अध्ययन किया और उपभोक्ता का मांग वक्र प्राप्त किया। परंतु बाजार में एक ही वस्तु के लिए अनेक उपभोक्ता होते हैं। किसी वस्तु के लिए बाजार मांग को जानना महत्वपूर्ण होता है। किसी वस्तु के लिए एक विशेष कीमत किसी वस्तु के लिए एक विशेष कीमत पर बाजार मांग सभी उपभोक्ताओं की सम्मिलित मांग का जोड़ होती है। किसी वस्तु के लिए एक विशेष कीमत पर बाजार की डिमांड जो होती है उपभोक्ताओं की सम्मिलित मांग का जोड़ होती है। सम्मिलित जो डिमांड है, कंबाइंड जो डिमांड है, उसी को जोड़ दिया जाए तो वही मार्केट की डिमांड होती है। ठीक है। तो किसी भी वस्तु के लिए बाजार मांग व्यक्ति विशेष के मांग वक्रों से प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, ये भी एक जानकारी है, बस इतना ही। चलिए आगे नहीं। अब आती है सब बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है बेटा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
ये सब इंटरव्यू में भी आईएएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता आपका विषय क्या था। ये माना जाता है कि इफ यू हैव बिकम सिविल सर्वेंट और यू आर गोइंग टू बिकम ए सिविल सर्वेंट, सो यू मस्ट बी नोइंग एवरीथिंग प्रॉपरली। ठीक है, बेस्ट तरीके से आपको पता होना चाहिए। अब होता क्या है, किसी भी वस्तु के लिए मांग उसकी कीमत के विपरीत दिशा में जाती है, परंतु कीमत में परिवर्तन का प्रभाव सदैव समान नहीं रहता। कभी कभी छोटे से कीमत परिवर्तनों के कारण भी मांग में अत्यधिक परिवर्तन हो जाती है, ध्यान दीजिएगा। कभी कभी छोटे से कीमत परिवर्तनों के कारण भी मांग में अत्यधिक परिवर्तन हो जाता है। इसके विपरीत कुछ वस्तुएं ऐसी भी हैं जिनके लिए मांग कीमत परिवर्तनों के कारण अधिक प्रभावित नहीं होती है। ठीक है, कुछ वस्तुओं के लिए मांग कीमत परिवर्तनों के प्रति अत्यधिक अनुक्रियात्मक होती है, जबकि अन्य वस्तुओं के लिए कीमत परिवर्तनों के कारण उनकी मांग इतनी अधिक अनुक्रियात्मक नहीं होती है। तो मांग की कीमत लोच, प्राइस इलास्टिसिटी, डिमांड्स प्राइस इलास्टिसिटी, वस्तु की के कीमत परिवर्तन के कारण इसकी मांग की अनुक्रियात्मकता की माप है। ठीक है, मांग की कीमत लोच की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है, मांग की कीमत लोच की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। अब यहां से ये चीज आपको पता होना चाहिए, किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तनों को उस वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से भाग देने पर, किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन को उस वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन भाग देने पर प्राप्त भागफल किसी वस्तु के लिए मांग की कीमत लोच है, प्राइस इलास्टिसिटी। एक वस्तु के लिए मांग की कीमत लोच, ये बता रहे हैं सूत्र। इलास्टिसिटी, प्राइस, कीमत, लोच, क्या लिखा है, एक मिनट। हाँ, ईडी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वस्तु के लिए मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो वस्तु के लिए मांग में प्रतिशत परिवर्तन, यानी जो डिमांड थी पहले मान लो Q1 थी, बाद में Q2 हो गई, तो डेल्टा Q का मतलब होता है Q2 माइनस Q1, Q1। ठीक है, यानी दोनों का डिफरेंस, अब बढ़ा है घटा है वो उस पर डिपेंड करता है कौन किस में से क्या घटेगा। ठीक है, अब उदाहरण दे रहे हैं, मान लीजिए ₹5 प्रति केले के भाव पर एक उपभोक्ता 15 केले खरीदता है। जब कीमत ₹7 हो जाती है प्रति केले, तो उसकी मांग घटकर 12 केले रह जाती है। उसकी केलों के लिए मांग की लोच ज्ञात करने के लिए हम मांगी जाने वाली मात्रा और इसकी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन को तालिका में दी गई संरचना का उपयोग करते हुए निकालते हैं। ये सूत्र दिया गया है, डेटा दिया गया है, पीछे जो सूत्र दिया था उसमें रख के वैल्यू निकालने का काम कर सकते हैं। अभी यहाँ पे, ठीक, कह रहे हैं जब मांगे जाने वाली मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बाजार मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन के बराबर होते हैं तो एक के बराबर अनुमानित किया जाता है। ठीक है, विलासिता, वस्तुओं की मांग तो बता रहे हैं बाजार मूल्यों के परिवर्तनों के काफी अनुक्रियाशील होती है और उसकी मांग की लोच एक से अधिक होती है। यानी कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1, यानी एक के नीचे नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इसको भी स्किप करते हैं। रैखिक मांग वक्र की दिशा में लोच की ज्यामितीय माप, यानी कि ज्योग्राफिकल वो ज्योमेट्रिकल मेजरमेंट ऑफ लीनियर डिमांड कर्व। ठीक है ना, तो एक रैखिक मांग वक्र को की लोच आसानी से ज्यामितीय पद्धति से मापी जा सकती है। एक सीधी रेखा रूपी मांग वक्र के किसी भी बिंदु पर मांग की लोच मांग वक्र के नीचे वाले खंड में तथा ऊपर वाले खंड के बीच उस बिंदु पर अनुपात के रूप में दी जाती है। तो भाई यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया गया है कि एक सीधी रेखा रूपी मांग वक्र के किसी भी बिंदु पर मांग की लोच मांग वक्र के नीचे वाले खंड में तथा ऊपर वाले खंड के बीच उस बिंदु पर क्या अनुपात होता है उसी को हम मानते हैं। यह देखने के लिए नीचे दिए गए रेखाचित्र पर गौर कीजिए, जो दर्शाती है एक सीधी रेखा रूपी मांग
वक्र Q इज इक्वल टू ए माइनस बीपी। Q इज इक्वल टू ए माइनस बीपी, ये दिया गया है। अब आइए कांस्टेंट इलास्टिसिटी डिमांड कर्व पढ़ते हैं। स्थिर लोच मांग वक्र। तो रैखिक मांग वक्र पर विभिन्न बिंदुओं पर मांग की लोच 0 से अनंत तक परिवर्तित हुए भिन्न है। परंतु कभी कभी मांग वक्र ऐसा हो सकता है कि मांग की लोच पूरी तरीके से स्थिर रहे। ठीक है, मांग की लोच पूरी तरीके से स्थिर रहे। उदाहरण के लिए एक स्थिर लोच मांग वक्र, जैसा कि स्थिर लोच मांग वक्र क्या है जरा देखा जाए। पैनल ए में दर्शाया गया है कि ऊर्ध्वस्तरीय मांग वक्र की दिशा में सभी बिंदुओं पर मांग की लोच 0 है। ठीक है, तो ये तो पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पे था जो। ठीक है, elasticity is equal to 0, elasticity is less than 1, elasticity is greater than 1, elasticity is infinity comma infinity। ओके, ये डेरिवेशन वगैरह आपके काम का नहीं, इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, स्थिर लोच मांग वक्र। रैखिक मांग वक्र पर विभिन्न बिंदुओं पर मांग की लोच 0 से अनंत तक परिवर्तित हुए भिन्न है। परंतु कभी कभी ऐसा मांग वक्र भी हो सकता है कि मांग की लोच पूरी तरीके से स्थिर रहे। मांग की लोच पूरी तरीके से स्थिर रहे। स्थिर रहने का मतलब एक ही एक ही लाइन पे आप देखिए, सी वाला देखिए फिगर, वाई ये है, एक्स ये है। यहाँ के लिए भी ये बन रहा है, यहाँ के यहाँ तक सबके लिए बन रहा है, नहीं यहाँ 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 एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। ठीक है, तो इसको स्थिर लोच मांग वक्र कहते हैं। अब आते हैं, हम लोग बात करते हैं कि किसी वस्तु के लिए मांग की कीमत लोच को निर्धारित करने वाले फैक्टर्स क्या हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द डिमांड प्राइस इलास्टिसिटी। किसी वस्तु के लिए लोच मांग की कीमत लोच वस्तु की प्रकृति और वस्तु के निकटतम स्थानापन्न वस्तु की उपलब्धता पर निर्भर करती है। जैसे खाद्य पदार्थों जैसे आवश्यक वस्तुओं के संबंध में विचार करें। ऐसी वस्तुएं जीवन के लिए आवश्यक होती हैं तथा उनकी कीमतों में परिवर्तन होने पर उनके लिए मांग में बहुत परिवर्तन नहीं होता। खाद्यान्नों की कीमतों के बढ़ने पर भी उनके लिए मांग में बहुत परिवर्तन नहीं होता है। यानी दाम ज्यादा भी हो जाएगा तो गेहूं चावल तो नहीं खरीदना बंद करेगा कोई। विलासिता की वस्तुओं की मांग पर उनकी कीमत में परिवर्तन का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। खाद्यान्नों की कीमत के बढ़ने पर भी उनके लिए मांग बहुत परिवर्तन नहीं होता है। इसके विपरीत विलासिता की वस्तुओं की मांग पर उसकी कीमत परिवर्तन का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। सामान्यतः आवश्यक वस्तुओं के लिए मांग की कीमत लोचहीन होने की संभावना होती है, जबकि विलासिता की वस्तुओं के लिए मांग की कीमत लोचदार होने की संभावना होती है। ठीक है, तो यद्यपि खाद्य पदार्थों के लिए मांग लोचहीन होती है, इसको नोट कर लीजिए भाई, जो जो मेन चीज है। यद्यपि खाद्य पदार्थों के लिए मांग लोचहीन होती है, परंतु कुछ विशेष प्रकार के खाद्य पदार्थों के लिए मांग लोच लोचदार हो सकती है। जैसे कि कुछ विशेष किस्म के दालों को ही ले लीजिए। यदि किसी विशेष किस्म की दाल की कीमत बढ़ जाती है तो लोग किसी अन्य दाल का उपभोग करने लगेंगे जो उसका नियर सब्स्टिट्यूशन है, निकट स्थानापन्न है। उस वस्तु की मांग लोचदार होती है जिसकी निकट की स्थानापन्न वस्तुएं सरलता पूर्वक उपलब्ध है। इसके विपरीत यदि निकट की स्थानापन्न वस्तुएं सरलता पूर्वक उपलब्ध नहीं है तो ऐसी वस्तु के लिए मांग लोचहीन ही रहेगी। ठीक है, अब लोच तथा व्यय। तो कह रहा है भाई देखो, किसी वस्तु पर व्यय उस वस्तु की मांग के बराबर होता है जो उस वस्तु की कीमत का गुणक है, मल्टीप्लायर है। प्रायः यह जानना महत्वपूर्ण होता है कि किसी वस्तु की कीमत में बदलाव से उस पर होने वाले खर्चे में कैसे परिवर्तन आता है। ठीक है, सही कह रहे हैं। वस्तु की कीमत तथा उस वस्तु के लिए मांग एक दूसरे से प्रतिलोमतः संबद्ध है। ठीक है,
कीमतों में परिवर्तन के फलस्वरूप उस वस्तु पर किए जाने वाले व्यय से प्रतिलोमता संबद्ध है। और कीमतों में परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु पर किए जाने वाले व्यय में वृद्धि होती है अथवा कमी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि कीमत परिवर्तनों के प्रति उस वस्तु की मांग कितनी अनुक्रियात्मक है। ठीक भाई। अब इसमें कुछ ग्राफ वगैरह के बारे में बता रहे हैं, तो उसको हम लोग स्किप करते हुए आगे चलते हैं। ठीक है। ये यहाँ पर ये टॉपिक जो है अपना वाइंड अप हो रहा है। अब अगली यूनिट की शुरुआत होनी है। इसके लिए हम लोग इंतजार करते हैं अगली क्लास का। अब ये जो टॉपिक हमने आज आपने आज पढ़ा, अगर मैं इसमें किसी से कहूँ कि भाई उपयोगिता शब्द का भावार्थ क्या है, क्या बताइएगा? कोई बोलेगा? उपभोक्ता का अर्थशास्त्र में क्या मतलब है? उपयोगिता का तात्पर्य क्या है? खुशबू, नम्रता सिंह, पूजा तिवारी, राधिका, सुधांशु सिंह, उपयोगिता का क्या तात्पर्य है अर्थशास्त्र में? सर बताएं। हाँ बेटा। और क्या? तो कुल उपयोगिता अर्थशास्त्र में किसी वस्तु या सेवा की सभी उपभोग की इकाइयों से उपभोक्ता को होने वाली संतुष्टि से है। एकदम सही कह रहे हो। बहुत अच्छा प्रयास किया आपने। और कोई हमको और बताना चाहेगा इसके बारे में कुछ? सीमांत उपयोगिता के बारे में कोई बताना चाहेगा? सर तो कोई। सीमांत उपयोगिता वह सर है जिसमें सर एक वस्तु जो सीमा भर ली जा सकती है उसके बाहर नहीं कर सकते। हाँ बेटा। सर सीमांत उपयोगिता वह उपयोगिता है जो कि कोई वस्तु अपनी सीमा के अनुसार लिया जा सकता है, उसके ऊपर नहीं लिया जा सकता। देखो, सीमांत उपयोगिता, जब भी सीमांत शब्द आए, मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले, कुछ हद तक सही बताया हो, लेकिन अभी तुम समझ नहीं पाए हो। सीमांत उपयोगिता शब्द जब भी मैं पूछूं, तो सीमांत शब्द आने पर एक लाइन तुमको जोड़ना पड़ता है बोलने के पहले। क्या? हर कुछ भी बोलने के पहले जोड़ना पड़े क्या? किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त होने पर कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है वही उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता होती है। यानी कि आपने 4 यूनिट केला खाया तो 28 यूनिट आपको सेटिस्फैक्शन हुआ, कुल उपयोगिता 28 यूनिट थी। लेकिन 5 यूनिट खाने पर 30 यूनिट की उपयोगिता आपको हासिल हुई, संतुष्टि हुई। तो ये जो पांचवा केला खाया, तो 2 यूनिट जो बढ़ा, तो वही पांचवें केले की सीमांत उपयोगिता है। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? ये चीज समझना है। ठीक है बेटा। और और बताइए। और कुछ बताइए। चलिए एक दो क्वेश्चन जनरल डिस्कस कर लेते हैं, फिर वाइंड अप करते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में नहीं अभी जा सकते हैं। फिर 4 दिन बाद मिलेंगे क्या मतलब? मंडे ट्यूसडे वेंसडे मेरी क्लास तो रहती नहीं। तो भाई, अब आप ये बताएं हमको, कोई भी स्टूडेंट बताए कि ये जो है अर्थशास्त्र में माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है? कोई बताना चाहे? व्यष्टि अर्थशास्त्र। सर बता। हाँ बताओ। सर व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों जैसे परिवार है, व्यक्ति, एक व्यक्ति है या एक फर्म या एक उद्योग के निर्माण निर्णयों का अध्ययन करती है। और सर समष्टि में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होता समष्टि अर्थशास्त्र क्या है? और इसको है। व्यष्टि अर्थशास्त्र को और किसी नाम से जाना जाता है? बताए थे खुशबू?
आज आपकी पहली क्लास मेरे साथ। पढ़ती तो हो शायद। क्यों? चलिए, इसको मूल्य सिद्धांत भी कहते हैं, प्राइस थ्योरी। क्यों? क्योंकि यह अर्थशास्त्र मूल्यों पर, मांग पर, कीमतों पर ज्यादा फोकस करता है। इसका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है, किसी कंपनी, किसी व्यक्ति, दुकान के बारे में अध्ययन करना, तो वहां होता क्या है, डिमांड और सप्लाई। तो इसीलिए इसका ज्यादा ओरिएंटेशन किस पर फोकस रहता है बेटा? कीमतों पर। वस्तु की कीमत क्या है, वस्तु की कीमत कैसे डिसाइड किया जाए, कम किया जाए, ज्यादा किया जाए। तो क्या नियम है अर्थशास्त्र में, जब इस तरह की चीजों का अध्ययन करते हैं तो उसको प्राइस थ्योरी का भी नाम दिया जाता है। ठीक बेटा? ओके। चलिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो क्लास को वाइंड अप किया जाए। इज देयर एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है क्या? ऑल फाइन? ऑल फाइन बच्चों, कुछ पूछना है किसी को? चलिए ठीक है भाई, फिर रखा जाए, वाइंड अप किया जाए सेशन। थैंक्स टू यू ऑल, गुड नाइट, जय हिंद।